हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे आप सभी। जोर शोर से बच्चों आप सबकी तैयारी चल रही होगी। देखिए बच्चों, उस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर हैं हम, एक नई क्लास लेके, एक नए कंटेंट के साथ, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके भी। तो देखिए बच्चों, जितने भी एसएससी और रेलवे के आने वाले एग्जाम हैं उनके दृष्टिकोण से आज की क्लास या फिर जो अपनी सीरीज चल रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो ये जितनी भी क्लासें हैं बच्चों, आप प्रत्येक क्लास को जो है बड़ी जो है बारीकी से इसे देखिएगा। एक एक क्वेश्चन वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास के साथ में। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई देखो भाई बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं बच्चों। और देखिए आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का समूह कहा जाता है? देखिए बच्चों, एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपको जो है शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। और जितनी भी मेरी क्लास में उसमें शुरू वाले 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित रहते हैं, वाद्य यंत्रों से संबंधित रहते हैं। वाद्य यंत्रों के जो उनसे संबंधित जो है बच्चों, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए जो है कन्फर्म आपको ये मान के चलिए कि ये ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य, देखिए बच्चों, सबसे पहले ऑप्शन है अपने पास में कथक। कथक कहाँ का है बच्चों? आप कहोगे उत्तर प्रदेश का है। कथक है उत्तर प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी है उड़ीसा का, ओडिशा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कच्ची पुड़ियां कौन खा जाते हैं? तो जो लोग अंधे होते हैं। तो ये कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का हो गया? कथकली जो है ये हो गया केरल का। कथकली कहाँ का हुआ? केरल का। तो देखिए पूछा गया है कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है? कथक नृत्य जो है, इस कथक नृत्य को कथावाचकों का समूह कहा जाता है। कथक नृत्य को कथावाचकों का समूह कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का भी संबंध किससे हो गया? कथक से उनका संबंध हो गया। तो पहले क्वेश्चन का कथावाचकों का समूह, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा भाई। ऑप्शन नंबर सॉरी 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, देखिए इससे पहले जो है अपने पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर जो है बच्चों, भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ जो है कथक का विकास होता है। कथक का विकास आपसे पूछा जाए कि किस शताब्दी के अंदर होता है, तो ये होता है 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर जो है किसका विकास होता है? कथक का विकास होता है। उसके बाद देखिए, पूर्व का गीत किसे कहा जाता है? पूर्व का गीत किसे कहा जाता है? पूर्व का गीत जो है कथकली को कहा जाता है। फिर से देखिए, कथक का विकास 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर होता है, लेकिन पूर्व का गीत किसे कहा जाता है? पूर्व का गीत कहा जाता है कथकली को। कुचिपुड़ी आप सभी को पता है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके नर्तक जो है अपने सिर पर आभूषण रख के जो है ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसके अलावा ओडिसी नृत्य जो है काफी हद तक राधा और कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा जी के जो प्रेम विषय से संबंधित है। पूछा जाए कौन सा नृत्य होगा, तो वो कौन सा नृत्य हो गया? ओडिसी नृत्य हो गया। तो फिर से देखिए, 15वीं 16वीं शताब्दी में किसका विकास होता है? कथक का होता है। पूर्व का गीत किसे कहा जाता है? कथकली को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया? कुचिपुड़ी। सिर पर आभूषण धारण करके ये नृत्य करते हैं। इसके अलावा जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा और कृष्ण के लिए प्रेम विषय से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहोगे कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी हो गया। और वैसे आप सभी को पता है भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 8 है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? तो ये हो गया भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। देखिए भी कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम हो गया। और सबसे नवीन पूछा जाए कौन सा हो गया, तो अपना आंसर कौन सा आएगा? सत्रिया हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? सत्रिया हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ध्यान रखिए। पूर्व का गीत कथकली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कथकली को कहा जाता है। चलो देखो भैया, देखिए कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कर्तरी युद्ध को दर्शाता है? 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आफ्टरनून की जो पाली यानी आफ्टरनून के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है कौन सा नृत्य
देवी दुर्गा और महिषासुर, भांगड़ा आप सभी को पता है पंजाब, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पंजाब भांगड़ा। रासलीला उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, रासलीला। कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया, कहाँ का हो गया, राजस्थान। डांडिया कहाँ का हो गया, तो डांडिया आप सभी को पता है कहाँ का, महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। देखिए ये जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कर्तरी युद्ध को दिखाता है, कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो बच्चों इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी डांडिया रास गुजरात का क्या है, एक लोक नृत्य जो नवरात्रि के उत्सव पर किया जाता है, और गुजरात के अन्य नृत्यों के अंदर गरबा है, घेरिया है, डांगी नृत्य है, मटुकड़ी, सिद्धि धमाल है, तिपाली और हुंडो कहाँ की है, ये भी आपको कहाँ के मिलेंगे बच्चों, तो ये भी आपको मिलेंगे गुजरात के आपको मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डांडिया रास, डांडिया रास। चलो देखो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, नूपा नृत्य। देखिए पूछा गया है नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नूपा नृत्य जो है मणिपुर से संबंधित है, कहां से संबंधित है बच्चों, मणिपुर से संबंधित है। कहां से संबंधित हो गया, मणिपुर से संबंधित हो गया। कौन सा नृत्य, नूपा नृत्य, नूपा नृत्य। चलो देखो नूपा नृत्य। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल, 6 अप्रैल, 14 सितंबर और 2 अक्टूबर। बच्चों हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, देखिए भाई। और कभी आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों, कब, 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है कौन सा दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन बच्चों, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है भाई, भारत का कौन सा उद्योग जो है चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए वैसे अगर आप इसमें तुक्का लगाओगे तब भी आपको कहीं ना कहीं सही आंसर मिलेगा। पानीपत हरियाणा बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है भाई, अहमदाबाद गुजरात नहीं जुड़ा हुआ है, मदुरै तमिलनाडु नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा शहर जुड़ा हुआ है बच्चों, दार्जिलिंग जुड़ा हुआ है। कौन सा शहर, दार्जिलिंग जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल। अब देखिए दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग चाय को बच्चों, दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कौन सा टैग मिला है, जीआई टैग मिला है भाई, जीआई टैग मिला है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेट्स मिला है, तो वो किसे मिला है, दार्जिलिंग की चाय को मिला है। और ये कब मिला है, 2004 के अंदर मिला है। कब मिला, 2004 के अंदर। भारत के अंदर बच्चों पूछा जाए कि जीआई टैग वाले कितने उत्पाद है, तो 600 प्लस उत्पाद जो है ऐसे जिन्हें जो है जीआई वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। और भारत के अंदर कभी पूछा जाए कि सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य के अंदर है भाई, सर्वाधिक जीआई टैग, सर्वाधिक जीआई टैग पूछा जाए तो सर्वाधिक जीआई टैग मिलते हैं बच्चों कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जीआई टैग वाले उत्पाद है, 69 जीआई टैग। और कभी आपसे जिला पूछ लिया जाए कि जिला कौन सा है जीआई टैग, तो जिला कौन सा हो गया बच्चों, जिला हो गया वाराणसी। कौन सा, वाराणसी। वाराणसी वो जिला है जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा उत्पाद को भारत सरकार के द्वारा या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो देखिए फिर से एक बार इस प्रश्न को, यानी कौन सा शहर चाय उद्योग के लिए बच्चों, चाय उद्योग के लिए दार्जिलिंग जो है
पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग 2004 के अंदर मिला है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जिला पूछा जाए तो कौन सा है, वाराणसी जिला जो है जिसे सर्वाधिक जीआई टैग का दर्जा दिया हुआ है। चलो देखो आगे देखिए भी, दार्जिलिंग चाय अक्टूबर 2004 में भारत के भौगोलिक जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भी बच्चों जीआई टैग मिला हुआ है, कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और ये जो है जीआई टैग 1999 के अधिनियम के द्वारा विनियमित क्या है बच्चों, इन्हें किया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है। चलो देखो आगे, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, प्लस अजंता की गुफाएं, प्लस अजंता की गुफाएं किस राज्य के अंदर स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर। कहां पे है बच्चों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर। देखिए भी, मूर्तिकला गुफाओं का एक नेटवर्क है एलिफेंटा द्वीप या घरपुरी, इसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है? गुफाओं का शहर कहा जाता है। और 1987 के अंदर यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है बच्चों, इसे जो है विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा एलिफेंटा को कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1987 के अंदर दिया गया था। और किस राज्य के अंदर स्थित होगी? तो आप कहोगे कहां पे स्थित होगी? महाराष्ट्र के अंदर जो है बच्चों स्थित हो गई। चलो देखिए आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो दक्कन की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दक्कन की रानी के नाम से अहमदाबाद, पुणे, अमृतसर, पुडुचेरी। दक्कन की रानी कहा जाता है किसे? दक्कन की रानी, दक्कन की रानी कहा जाता है पुणे को। किसे कहा जाता है बच्चों? पुणे को कहा जाता है। पुणे कहाँ पे है? तो पुणे है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? पुणे जो है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। देखिए कुछ शहरों के उपनाम है बच्चों जो अपन पढ़ेंगे भाई, कुछ शहरों के उपनाम है जिन्हें अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से शहर है? कुछ भारतीय शहर और उनके उपनाम भाई, एक देखिए अपन पढ़ते हैं। जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन आया तो अपन क्या करते हैं, कई सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। ताज का शहर बच्चों पूछा जाए तो कौन सा हो गया? आगरा। ताज का शहर कौन सा हो गया? आप कहोगे आगरा हो गया। बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, कई बार पूछा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो गया? अहमदाबाद, गुजरात हो गया। काले हीरे की भूमि, काले हीरे की भूमि, काले हीरे की भूमि, आसनसोल कौन सा? पश्चिम बंगाल। आसनसोल पश्चिम बंगाल। शांति का शहर, शांति का शहर कौन सा? वर्धमान पश्चिम बंगाल, वर्धमान पश्चिम बंगाल। भारत में मंदिरों का शहर, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। भारत में मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर ओडिशा। और इसी जो है उड़ीसा के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है बच्चों? चिल्का झील है भाई। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। देखिए भारत का मैनचेस्टर बच्चों अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड, देखिए भी भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग, और कुर्ग कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटक के अंदर है। कुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है भाई। कुर्ग कहाँ पे हो गया? कुर्ग कर्नाटक के अंदर हो गया। भारत की स्कूल कैपिटल, भारत की स्कूल कैपिटल किसे कहा जाता है? देहरादून, उत्तराखंड को कहा जाता है। और पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? दार्जिलिंग को कहा जाता है। पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। यहीं के दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जो है जीआई टैग का बच्चों दर्जा दिया गया था। जीआई टैग का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे सारे के सारे बच्चों क्या है क्वेश्चन है, दार्जिलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए देखो बच्चों आगे वाली, देखो उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कपुली
किसका नाम है भाई? उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है भाई? कफूली किसका नाम है भाई? व्यंजन है, लोक नृत्य है, त्योहार है, और इसके अलावा क्या है? पेंटिंग है भाई। क्या है भाई? कफूली। कफूली जो है उत्तराखंड के अंदर बच्चों व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। देखिए भी, कफूली उत्तराखंड का एक व्यंजन है जो पालक और मेथी के पत्तों जैसे पत्तेदार साग से तैयार किया जाता है। इसे गढ़वाल में धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल में इसे धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति में कफूली, बताइए भाई कफूली क्या है? कफूली, कफूली। वैसे भी आप याद रख सकते हो, कफूली, फूली, कफूली क्या बनता है? कफूली। फलियां कह सकते हो भाई आप। तो फलियां जो होती है उनकी भी क्या बनती है? सब्जी बनती है। तो वैसे भी आप इसे क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। देखिए, और मेथी और पालक के पत्तों के साग से बच्चों जैसे पत्तेदार ये सब्जियां बनाई जाती है। इसे गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है? धापड़ी के नाम से जाना जाता है। बच्चों किस नाम से जाना जाता है? इसे धापड़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कफूली क्या है? एक व्यंजन है भी। क्या है? एक व्यंजन। चलो देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किस देश के साथ पंचशील पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। पंचशील संधि बच्चों किस किस के मध्य होती है भाई? पंचशील समझौता, समझौता अपन लिखते हैं भाई, समझौता। पंचशील समझौता किस किस के मध्य होता है? तो बच्चों पंचशील समझौता जो है भारत एवं चीन के मध्य होता है भाई। भारत एवं चीन के मध्य होता है। भारत के प्रधानमंत्री तो कौन थे? पंडित नेहरू के बीच होता है। और चाइना के कौन थे बच्चों? तो चाइना के थे चाउ उन लाई। चाउ उन लाई, चाओ उन लाई, इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है। और ये समझौता कब होता है? ये होता है बच्चों 29 अप्रैल 1954 को, 1954 को ये समझौता हुआ था। और इसी समझौते को किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता किस किस के मध्य हुआ था? ये देखिए भाई साहब, चाओ उन लाई, ये कौन है? चाओ उन लाई। और ये कौन है? अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इन दोनों के मध्य 1954 में एक समझौता हुआ था। उसे क्या कहा जाता है? पंचशील समझौता। तो ये जो है भारत के किस देश के साथ हुआ बच्चों? भारत और चाइना के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों 3 नंबर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये बच्चों कब हुआ था पंचशील समझौता, तो 29 अप्रैल 1954 को ये पंचशील समझौता होता है। और इसके अलावा पूछा जाए किसके मध्य? पंडित नेहरू और चाउ उन लाई के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? इस समझौते को पंचशील समझौते के नाम से बच्चों जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। चलो देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भाई? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बताइए भाई। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? रूस, चीन, ब्राजील और बांग्लादेश। देखिए भाई, सबसे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चावल का सबसे बड़ा बच्चों उत्पादक देश कौन सा मुल्क हो गया? तो कौन सा मुल्क हो गया? चाइना हो गया। कौन सा मुल्क हो गया? चीन हो गया। अभी देखिए इसके बारे में थोड़ी सी। चीन जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। चावल के साथ चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? चीन के अंदर होगी। इसके अलावा गेहूं सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। इसके अलावा देखिए, चावल खरीफ की फसल है। यह एक अनाज की फसल है जिसे उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। चावल को उगाने के लिए जो है एक जो है गर्म और आर्द्र जलवायु की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। भारत जो है दुनिया के अंदर किस में है बच्चों? जूट, दूध और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है बच्चों दूध एवं, सबसे पहले दूध, जूट और दाल, दूध, जूट और दालों के अंदर जो है भारत किस स्थान पे है? तो इसके अंदर जो है भारत पहले स्थान पे। जबकि पूछा जाए चावल के अंदर पहला स्थान किसका हो गया? इसके अलावा जो है गेहूं के अंदर पहला स्थान किसका हो गया? तो चावल और गेहूं के अंदर पूछा जाए तो ये किसका हो जाएगा? चाइना का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। भारत जो है चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, फलों और सब्जियों के अंदर सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? उत्पादक देश है। तो फिर से आप देखिए, अगर पूछा जाए चावल के अंदर चीन है, फिर आपसे पूछा जाए गेहूं के अंदर कौन सा है, तो चीन है। भारत किसके अंदर पहले स्थान पे हो गया? तो भारत जूट, दूध और दालों का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? उत्पादक देश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था आपने? चाइना का। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2004
क्या हो गया, सॉरी, इसका नहीं, इसको मिटाओ भैया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अपना शुरू कहां से होता है बच्चों, नरेंद्र मोदी, यानी यहां से अपना क्वेश्चन क्या शुरू है, देखिए पढ़िए भी। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था भाई, प्रस्ताव जो है रखा था भाई। यानी जो योग दिवस है, विश्व योग दिवस जो है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जो है कब रखा गया था, 2013, 15, 16 और 2014। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है बच्चों 2014 के अंदर, और 2014 के अंदर कहां पे भाई, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो अंग है, कौन सा, महासभा जो है, इस महासभा के अंदर जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव कब रखा था, 2014 के अंदर जो है इसका प्रस्ताव रखा था। देखिए थोड़ी सी जानकारी योग दिवस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस मनाने का क्या है बच्चों, इसे योग दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला योग दिवस कब मनाया गया, 2015 में प्रस्ताव रखा था बच्चों, सॉरी 2014 के अंदर प्रस्ताव रखा था, और पहला योग दिवस कब मनाया था, तो पहला योग दिवस 2015 के अंदर मनाया था। जो पहला योग दिवस मनाया था, इस पहले योग दिवस की थीम क्या थी, सद्भाव और शांति के लिए योग, यानी आप कह सकते हो सद्भावना और शांति के लिए योग, सद्भावना और शांति के लिए। किसकी थीम थी, 2015 की थीम थी। लेकिन उसके बाद जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 2023 के अंदर जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है थीम क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। और जो 2024 के अंदर मनाया जाएगा, ये 2024 के अंदर कौन सा हो जाएगा, 10वां हो जाएगा, जो अभी आगे जो है बच्चों 21 जून को ये योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था बच्चों, 2014 था। पहला 2015 में मनाया गया, 9वां जो है 2023 के अंदर मनाया गया, 10वां 2024 के अंदर जो है मनाया जाएगा। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है बच्चों 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। देखिए बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप देखिए, आज की क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन आप देखिए। देखो बच्चों, आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसका उपनाम बाल्टीमोर बुलेट है, बाल्टीमोर बुलेट है भाई, किसका उपनाम जो है बाल्टीमोर बुलेट है, बाल्टीमोर बुलेट है। देखिए बच्चों, जॉन, टॉम जेगर, इयान थोरपे, मेंट बियोर्डी, इसके अलावा माइकल फेल्प्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकल फेल्प्स हो जाएगा। और माइकल फेल्प्स को बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलावा जो है इसे बाल्टीमोर बुलेट के साथ साथ क्या नाम जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से, फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से जो है बच्चों इन्हें जाना जाता है। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। यह एक क्या है, अमेरिका के पूर्व प्रतिस्पर्धी क्या है, संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध किससे है बच्चों, इनका संबंध जो है वो तैराकी से। देखिए फ्लाइंग फिश, फिश हमेशा क्या करती रहती है, पानी में तैरती रहती है भाई, फिश हमेशा पानी में तैरती रहती है। तो फ्लाइंग, फ्लाइंग फिश कौन हो गया, फ्लाइंग फिश हो गए बच्चों माइकल फेल्प्स हो गए, तो माइकल फेल्प्स हो गए। तो देखिए बच्चों आज की अपनी ये क्लास थी, इस क्लास के अंदर खूब सारे अपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, खूब सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है बच्चों तो क्लास को लाइक करिएगा। इसके अलावा जो है क्लास को अच्छी लगती है तो बच्चों क्लास को आप क्या करोगे, अच्छे अच्छे बच्चों आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। देखिए बच्चों मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नई और बेहतरीन एनर्जी और बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।